हेलो एवरीवन। कल तक हम लोगों ने देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या होते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्वांटिटेटिव टूल्स कौन कौन से होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के या मौद्रिक नीति के। तो उसके अंदर सबसे पहले अपनों ने क्या देखा था, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है। उसके बाद में और अपनों ने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ देखी थी, जैसे रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है, एसटीएफ क्या होता है। वैसा ही एक क्वांटिटेटिव टूल मॉनेटरी पॉलिसी टूल है अपना ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो परफॉर्म करता है आरबीआई। तो आज अपने समझेंगे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड यील्ड क्या होते हैं, ये सारे अपने टॉपिक्स रहेंगे। तो देखो, सबसे पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन करता कौन है, आरबीआई। अब ये किस लिए है, क्वांटिटेटिव टूल्स अपने देख रहे थे कि पैसे की सप्लाई मार्केट में कम करनी है या बढ़ानी है, उससे रिलेटेड ये अपना रहेगा। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई क्या करता है, वो बाय करता है या सेल करता है, या तो खरीदता है या बेचता है स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अपनों ने देखा था कि क्या होता है, गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए होता है तो वो एक ऐसे लिख के दे देती है कुछ भी पेपर के ऊपर कि हाँ हाँ हमें इतना रुपया चाहिए, इतने टाइम के लिए चाहिए। और वो एक सिक्योरिटी के रूप में क्यों काम करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट एक तकड़ी अथॉरिटी है, उसकी बात सारे मानेंगे ही, तो सिक्योरिटी का कोई इश्यू ज़्यादा रहेगा नहीं, तो उसको अपने कोलेट्रल के रूप में यूज़ कर सकते हैं, कोई चीज़ गिरवी रखने के रूप में। तो अब इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई क्या कर रहा है, अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा हो रहा है, तो अब पैसे को एब्जॉर्ब करना है, खुद की तरफ लाना है आरबीआई को कि मार्केट से पैसा निकाल के मैं खुद के पास ले आऊँ, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है उसके पास में, अपनों ने देखा था एसेट्स में गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है आरबीआई के पास, उसको तो बेचेगा मार्केट के अंदर और मार्केट से क्या ले लेगा, पैसा ले लेगा। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, काम की चीज़ है, तो लोग खरीद भी लेंगे, उसके बदले में पैसा मार्केट से निकल के आरबीआई के पास अपना चला जाएगा। और वहीं अगर मार्केट में पैसे की कमी है तो गवर्नमेंट, ये आरबीआई अपना क्या कर रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को तो क्या करेगा, वो लोगों से खरीदेगा और उनको उसके बदले में क्या देगा, पैसा देगा। तो इस तरीके से आरबीआई परफॉर्म करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जब वो खरीदता है या बेचता है यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, किस लिए, मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल करने के लिए। बाय कब करेगा, इजी सा है, बहुत ही लॉजिकली सोचो कि बाय कब करेगा, जब उसको क्या लगता है कि पैसों की कमी है, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या कर लेगा, बाय कर लेगा खुद के पास आरबीआई, और लोगों को क्या दे देगा बदले में, पैसा। और बेचेगा कब, जब उसको क्या लगता है कि मार्केट से पैसा वापस निकालना है और आरबीआई के पास खुद के पास लाना है, तो लोगों को क्या देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देगा, लोग उसके बदले में पैसा देंगे। तो ये है एक ओपन मार्केट ऑपरेशन जो आरबीआई करता है इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, या फिर मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल करने के लिए। अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशन भी दो टाइप के हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से, रेपो ओपन मार्केट ऑपरेशन और आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब रेपो ओपन मार्केट ऑपरेशन में तो क्या होता है अपना, कि अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जो खरीद बेच रहा है ना, तो इसका रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है। उसके अंदर आरबीआई प्रॉमिस करता है कि आज मैं आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रहा हूँ और आपसे पैसा ले रहा हूँ ना, तो एक टाइम के बाद में क्या करूँगा, मैं आपका पैसा वापस दे दूंगा और मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लूँगा। तो रेपो ओपन मार्केट ऑपरेशन में तो प्रॉमिस करता है कि मैं ऐसा वापस करूँगा, वापस खरीदूंगा, आपको दे दूंगा आपका पैसा और मैं वापस गवर्नमेंट सिक्योरिटी अपनी खरीद लूँगा। और वहीं अगर देखें तो आउटराइट रेपो में, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि वो प्रॉमिस नहीं करता। अब वो खरीद तो रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, पैसे दे रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं कह रहा कि एक टाइम के बाद मैं आपको वापस दे दूंगा। तो ये है आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन। एक आती है उसके बाद में मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। अब ये भी एक स्पेशल टाइप की, अब आरबीआई क्या करता है कि उसको बहुत ही जल्दी पैसे एब्जॉर्ब करने हो या फिर पैसे भेजने हो मार्केट में, तो वो एक स्पेशल टाइप की गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी कुछ स्पेशल ऐड करके कि उसमें और तगड़ी सिक्योरिटी है या फ़ायदा है या वो रेयर मिलती है, वो वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल, ये इसी के टाइप होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अलग अलग पैसा लेने के लिए गवर्नमेंट इशू करती है ये ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, बाकी सिक्योरिटी वाले चैप्टर में अपने अच्छे से कवर करेंगे इसको। तो ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या है, आरबीआई स्पेशल टाइप की गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल को बेचता है
ताकि पैसे जल्दी से मार्केट से एब्जॉर्ब कर ले। तो ये भी एक टाइप का ओपन मार्केट ऑपरेशन ही है। उसके बाद में गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम GSAP क्या है? इसमें क्या होता है, RBI बाय करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहाँ से? सेकेंडरी मार्केट से। किस पे? एक स्पेसिफाइड टाइम टेबल के टाइम पे बाय करेगी। एक स्पेसिफाइड टाइम टेबल, जैसे कोरोना के बाद में क्या किया था, RBI ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय की थी ताकि वो वापस पैसा मार्केट में डाल सके। तो ये भी एक स्पेशल टाइप का GSAP प्रोग्राम है, ओपन मार्केट ऑपरेशन की ही तरह। उसके बाद में आती है एक रिटेल डायरेक्ट स्कीम। अब अपने क्या कर सकते हैं, अपने जैसे नॉर्मल लोग, अपने भी तो ऐसे नहीं कि बड़ी अथॉरिटी या गवर्नमेंट ही खरीद सकती है, सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर बेच सकती है। अपने क्या कर सकते हैं, अपने भी RBI से क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय कर सकते हैं। कैसे? रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, उसके अंदर रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट बनाएंगे, अपना खुद का अकाउंट बनाने की कोई फ़ीस नहीं लगती, ज़ीरो अकाउंट फ़ीस है। और अपने रेजिडेंट हैं इंडिया के रेजिडेंट या फिर इंडिया से बाहर रह रहे हैं लेकिन इंडियन सिटीज़न है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं यहाँ पे रिटेल डायरेक्ट स्कीम में। और उसके बाद में RBI से बाय कर सकते हैं ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, स्टेट डेवलपमेंट लोन, ये वाली सारी चीज़ें। तो ये है रिटेल डायरेक्ट स्कीम। अगर पूछ ले तो अपने जैसे लोग, अब ये याद रख लेना, रेजिडेंट इंडियन भी और नॉन रेजिडेंट है, इंडिया में नहीं रह रहे लेकिन है इंडिया के, तो वो भी बाय कर सकते हैं इसमें स्कीम में। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, अभी तो बॉन्ड यील्ड का और इतना थोड़ा कम पूछ रहा है UPSC में, बाकी अपना को देख के तो चलना है, स्टैटिक का पार्ट है बहुत ही अच्छे से। तो बॉन्ड क्या होते हैं, सबसे पहले बॉन्ड यील्ड समझने से पहले अपने समझते हैं कि बॉन्ड्स अपने क्या होते हैं। अगर देखो किसी को उधार लेना है तो अपने क्या कर सकते हैं, अपने पास जैसे पैसा है, मैं A हूँ और मेरे को B को पैसा चाहिए और मेरे पास पैसा है, तो मैं उसको क्या करूँगी, पैसे दे दूँगी। जैसे मैंने 10 लाख रुपए उसको दे दिए और बदले में वो क्या दे रहा है, मेरे को बॉन्ड दे रहा है। बॉन्ड पे लिखा हुआ है कि आपने मुझे 10 लाख रुपए दिए और अगर मान लो इंटरेस्ट रेट 7% का है, ये भी लिखा हुआ है, और मैच्योरिटी पीरियड का लिखा हुआ है कि इतने टाइम के बाद में मैं इस बंदे से मैंने पैसे ले रखे और मैं इसको वापस 10 साल के बाद पैसे लौटा दूंगा। अब ये इस पे ये साइन करके और ये डॉक्यूमेंट इसको पकड़ा देगा A को, जिसने पैसा उधार दिया है। तो ये अपना है बॉन्ड, जो ये लिखा हुआ है सारा, और पैसे उधार देने का एक इंस्ट्रूमेंट है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट भी इसको बोलते हैं। इससे पैसे उधार दे सकते हैं अपने किसी को और बदले में अगला अपनों को बॉन्ड दे देगा कि सर्टिफाइड है कि इस पर लिखा हुआ है, प्रूफ के रूप में काम कर रहा है, सिक्योरिटी के रूप में काम कर रहा है ये। तो ये होता है अपना बॉन्ड। अब ये बॉन्ड के ऊपर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट रहती है, जो अपनों को साल बाई साल जैसा भी उसमें डील करा हुआ होता है कि 3 महीने से साल में 3 बार दोगे या फिर 1 साल में 1 ही बार पैसा मिलेगा, तो इंटरेस्ट रेट वाला पैसा मिलता रहता है। और 10 साल के बाद में जो प्रिंसिपल अपना अमाउंट था, 10 लाख रुपए दिए थे, वो अपनों को बाद में मिल जाएगा, और जो इंटरेस्ट रेट है वो टाइम टू टाइम मिलता रहता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, जो सिक्योरिटी है, इसको क्या कहते हैं, अपने बॉन्ड कहते हैं। ये एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है कि अपनों को पता रहता है कि अपनों ने किसी को पैसा दिया है, कर्जा दिया है। तो ये अपना है बॉन्ड। और अब इस बॉन्ड पे जो भी प्रॉफिट होगा ना, कि जैसे ये 7% का प्रॉफिट हो गया अपनों को इंटरेस्ट रेट वाला, तो इसको कहते हैं अपने बॉन्ड यील्ड। जो इस पे फ़ायदा हो रहा है बॉन्ड के ऊपर, 10 लाख रुपए के ऊपर 7% इंटरेस्ट रेट पे जो फ़ायदा हो रहा है अपनों को, 7% से जो रुपए मिल रहे हैं, तो उसको कहेंगे अपने बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड पे जो प्रॉफिट हो रहा है बेसिकली उसी को बॉन्ड यील्ड अपने बोलते हैं। तो देखो, अब बॉन्ड यील्ड की डेफिनेशन दे रखी है, प्रॉफिट एन इन्वेस्टर अर्न ऑन ए बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। अब देखो, एक फॉर्मूला है कि बॉन्ड की यील्ड जो होगी ना, वो प्राइस के इन्वर्स होगी। अब इसको समझते हैं अपने पहले, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही अच्छे से समझना, 1 मिनट में ही क्लियर हो जाएगा आपको। पर्सन है रोहन, यहाँ है अपनी प्रिया। रोहन के पास है बॉन्ड 107 रुपये का, मतलब 100 रुपये का तो बॉन्ड है और 7 उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मतलब 107 रुपये उसको एक टाइम के बाद मिलेंगे। ये उसका प्रॉफिट है। लेकिन अब मान लो कि इसको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए रोहन को खुद को, वहाँ तो फिक्स है मैच्योरिटी वाला काम कि 10 साल के बाद में ही मिलेगा, और इसको पहले बीच में पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो ये कह रहा है कि उसको तो मैंने 100 रुपये, मेरे को जो मैंने जिस बंदे को पैसे दिए थे ना पहले, जिससे इसको बॉन्ड मिला है, अभी अपने समझ के आए थे बॉन्ड क्या होता है, तो उसको तो मैंने 100 रुपये की फेस वैल्यू पे
ये पैसा दिया है कि वो 1 साल के बाद में मेरे को 107, 1 साल या जितने भी साल के बाद में मेरे को 107 रुपये देगा। अब इसको बीच में ज़रूरत पड़ जाए रोहन को कि मेरे को तो इमरजेंसी आ गई, पैसा चाहिए मेरे को, मेरा ये 100 रुपया दिया हुआ मेरे को वापस चाहिए। 107 तो कब मिलेंगे, जब इंटरेस्ट रेट को मिला के मिलेंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो उसने क्या दिया है, 100 रुपये दिया है, लेकिन अब इसको इमरजेंसी हो गई और ये कह रहा है कि मुझे तो कोई कस्टमर चाहिए जल्दी से जिसको मैं पैसा दे दूँ तुरंत, ये बॉन्ड दे दूँ तुरंत ही और वो मेरे को पैसा दे सके। अब मजबूरी के टाइम पे हर कोई फ़ायदा उठाता है। तो वैसे ही यहाँ बात है कि ये प्रिया तो कह देगी कि मुझे 90 रुपये ही दूंगी मैं तो इस बॉन्ड के। तो ये कह रहा है भाई मेरे को इमरजेंसी है, चलो ठीक है 90 रुपये दे दो आप। तो अब प्रिया को कितने मिल गए, 90 रुपये मिल गए, 90 रुपये का बॉन्ड मिल गया। और एक टाइम के बाद में अब मैच्योरिटी वाला तो सेम ही अमाउंट रहेगा कि एक टाइम के बाद में इसको 107 मिल रहे थे तो प्रिया को भी 107 रुपये ही मिलेंगे। तो अब देखो इसके कंटेक्स्ट में, देखो प्रिया के कंटेक्स्ट में, प्रिया ने कितने रुपए में ख़रीद लिया बॉन्ड, 90 रुपये में ख़रीद लिया। और एक टाइम के बाद में कितने का प्रॉमिस हुआ है, 1 साल बाद में कि 107 रुपये का प्रॉमिस हुआ हुआ है, वो बंदा अब इसको दे देगा, पहले इसको दे रहा था। तो अब अगर रोहन के पास जब वो बॉन्ड था 100 रुपये का, तो उसको बॉन्ड यील्ड कितने की मिल रही थी 1 साल के बाद में, 107 रुपये की। लेकिन अब प्रिया ने इससे 90 रुपये में ख़रीद लिया और प्रिया को 107 रुपये एक टाइम के बाद में मिलेंगे। तो प्रिया को क्या हुआ, फ़ायदा हो गया इस चीज़ के अंदर। उसने 90 में ही ख़रीदा लेकिन उसको 107 रुपये मिल रहे हैं। यहाँ इसने 100 में ख़रीदा तो भी 107, इसको 7 रुपये का ही फ़ायदा हुआ और इसको 17 रुपये का फ़ायदा हो गया। अगर अपने देखें तो 17 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो अब यहाँ क्या हुआ था, 100 रुपये का बॉन्ड 90 में गया तो बॉन्ड की प्राइस क्या हुई थी, कम हुई थी, 100 से 90 हो गया था यहाँ पे। तो उसकी प्रॉफिट क्या हुआ, बढ़ गया था। तो यही आपको सीक्वेंस याद रखना है कि अगर बॉन्ड का प्राइस कम होता है तो बॉन्ड की यील्ड, उस पर जो फ़ायदा होता है वो बढ़ जाता है, इन्वर्स होता है। अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ा तो यील्ड क्या होगी, कम होगी, और बॉन्ड का प्राइस कम हुआ तो यील्ड बढ़ेगी। इन्वर्स भी देख लेते हैं। अगर इसको ज़रूरत नहीं है, 100 रुपये है, फिर भी कोई बंदा कह रहा है कि भाई ले मैं तेरे को 102 रुपये में मैं तुझसे ख़रीद लेता हूँ, ऐसा कोई टाइम चल रहा है, दूसरा बंदा कह रहा है 102 में ख़रीद लेता हूँ। अब इसने तो 102 में ख़रीदा, इसकी फेस वैल्यू 102 है, हर साल के बाद में कितने मिलेंगे, 107 ही मिलेंगे। तो इसको तो 5 रुपये का ही फ़ायदा हो रहा है और यहाँ इसको 7 रुपये, 107 है तो 7 रुपये का फ़ायदा हो रहा। तो उल्टा रहेगा। अगर बॉन्ड का प्राइस कम होता है, 100 का 90 में ख़रीदा इसने तो 10 रुपये कम प्राइस था, तो उसकी यील्ड क्या हुई, प्रॉफिट उसको 107 का ही हो रहा है लेकिन तो 17 का प्रॉफिट हो गया, तो यील्ड क्या होती है, बढ़ जाती है। 2-3 बार रिवर्स करके देखना। अगर वीडियो क्लियर नहीं हो, फिर भी नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये होता है बॉन्ड यील्ड और उसका प्राइस, उसका इन्वर्स जो होता है अपना। इसमें एग्जांपल है कि अगर इफ़ रोहन बॉट 8% इंटरेस्ट वाला बॉन्ड एट ₹100 देन हिज यील्ड इज़ 8%। और अगर उसी को प्रिया ने 90 रुपये में ख़रीद लिया तो उसकी यील्ड 20 हो जाएगी, क्योंकि ख़रीदा तो 90 में है लेकिन एक टाइम के बाद तो उसको 108 ही मिलने वाले हैं। तो अपने देखते हैं बॉन्ड यील्ड क्या होती है, सेलिंग प्राइस के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होती है। यील्ड बढ़ती है तो प्राइस कम होता है, या प्राइस कम होती है तो यील्ड बढ़ती है, प्राइस बढ़ता है तो यील्ड कम हो जाती है। अब अगर देखो डिमांड बढ़े, अब देखो डिमांड किसी चीज़ की बढ़ती है तो मतलब क्या होता है, वो चीज़ रेयर है और वो महंगी हो जाएगी, डिमांड बढ़ रही है। अगर एक ही स्पेशल टाइप की चॉकलेट मिल रही है, कम है मार्केट के अंदर और उसको लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, ज़्यादा खरीदना पसंद कर रहे हैं, उसकी डिमांड ज़्यादा है कि मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए, लेकिन है तो एक ही चॉकलेट, तो क्या होगा, उससे उसकी प्राइस भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। उस चीज़ की चॉकलेट की प्राइस 100 थी तो 110 हो गई मान लो। तो ऐसे में वो वाला कंसेप्ट वापस अप्लाई करो कि प्राइस बढ़ रही है तो उसकी यील्ड क्या होगी, कम हो जाएगी। डिमांड से अगर रिलेट करके कुछ पूछ ले तो अगर कि डिमांड बढ़ती है तो सेलिंग प्राइस भी क्या होता है, बढ़ जाएगा और बॉन्ड यील्ड क्या हो जाएगी, अपनी कम हो जाएगी। और बूम पीरियड के टाइम पे, अब बूम पीरियड के टाइम पे याद रखना कि शेयर्स अट्रैक्टिव होते हैं। आगे वाले टॉपिक में अपने देखेंगे सिक्योरिटी और शेयर मार्केट वाले चैप्टर में अपने देखेंगे कि बूम पीरियड के टाइम पे जब तेज़ी होती है मार्केट में, बढ़िया पैसा होता है, बढ़िया धंधा चल रहा होता है, तो शेयर्स ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और बॉन्ड कम अट्रैक्टिव होते हैं। लोग कंपनी में हिस्सा देना ज़्यादा बढ़िया लगता है उनको लोन लेने के बजाय बॉन्ड के रूप में। तो उस टाइम पे भी क्या होता है, बॉन्ड की प्राइस कम होगी तो यील्ड क्या होगी, बढ़ जाएगी। रिसेशन के टाइम पे बॉन्ड ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे तो यील्ड क्या होगी, उसकी कम हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई हो बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं,
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, रोज़ अपनी वीडियो आती है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।